Hi, my dear friends. You all are welcome on my YouTube channel, my online classroom. और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है ये। और इसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो आइए इस चैप्टर को मैं आपको पूरा का पूरा जो है पीपीटी की हेल्प से समझाऊंगी और पिक्चर के साथ ही समझाऊंगी, और साथ ही साथ जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताती चलूँगी। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिए, चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, यानी इस चैप्टर में हम जानेंगे जंगलों के बारे में और साथ ही वहाँ पे रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में। और लास्ट में वर्ड है रिसोर्सेज, यानी देखिए ये फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ है ये दोनों ही हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज यानी कोई भी चीज़ जो हमारी आवश्यकता को पूरी करे, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे और साथ ही उसकी वजह से हम इनकम अर्न कर सकें, तो उन चीज़ों को हम बोलते हैं रिसोर्सेज। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को भी रिसोर्सेज की तरह ही काउंट किया गया है। तो आगे चलते हैं और अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ये पूरा एनसीईआरटी से ही बेस्ड कंटेंट है यहाँ पे। तो मिलियंस ऑफ, अगर हम देखें तो हम अपना जो प्लैनेट है ऐसा नहीं सिर्फ ह्यूमन बींग्स रहते हैं, बल्कि इस प्लैनेट पे मिलियंस ऑफ लिविंग बींग्स रहते हैं। स्टार्टिंग करिए बेशक छोटे से छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, लाइकेंस हैं, लाइकेंस से लेके बैनियन ट्री, एलिफेंट्स, ब्लू व्हेल्स, यहाँ मतलब हर छोटी सी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक यहाँ पे अवेलेबल है। इंटायर हैबिटेट देखें तो मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है बहुत ही रिच है वाइल्ड लाइफ और कल्टिवेटेड स्पीशीज़ में। साथ ही बहुत ही डाइवर्स इन फॉर्म है, ऐसा नहीं कि एक ही तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, यहाँ पे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। और इनके साथ ही इन सब में एक सिस्टम बनता है जिसके द्वारा मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज, यानी ये एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। जैसे हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी प्लांट्स और एनिमल्स पे कहीं ना कहीं निर्भर होते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, तो ये है फ्लोरा एंड फाउना इन इंडिया। तो यहाँ से देखिए एक थोड़ा सा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ये बताइए इंडिया के फ्लोरा और फाउना के बारे में, तब आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो पाए जाते हैं। इंडिया एक ऐसी वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री है जो बहुत रिच है इन द टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और 8% जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं वर्ल्ड में वो इंडिया से हैं। इसके बाद आते हैं कुछ एस्टिमेट्स ये भी बताते हैं एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्ड करता है वाइल्ड फ्लोरा, यानी जो हमारे जो फ्लोरा है वो 10% है इंडियाज़ का। साथ ही 20% है मैमल्स, और ये जो मैमल्स हैं वो थ्रेटन लिस्ट में यानी कि जो खतरे में हैं। मैनी ऑफ दिस वुड नाउ बी कैटेगराइज। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी भी जीव जंतु हैं जिन्हें कैटेगराइज किया गया एज क्रिटिकल, डैट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, लाइक द चीता। यानी क्रिटिकल इन द सेंस कि ये वर्ज यानी एक सीमा पे, कगार पे आ गए हैं ख़त्म होने के, एक्सटिंक्शन मतलब ख़त्म होने के, जैसे कि चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट। ठीक है। और इसी के साथ जो प्लांट्स लाइक मधुका यानी जो महुआ है वो, तो इस तरह की जो स्पीशीज़ हैं वो दिन पे दिन जो है वो ख़त्म होती आ रही हैं। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो ये महुआ ट्री है। और अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़। देखिए ओलेट का मतलब होता है एक छोटा स्पॉटेड उल्लू जो है वो पाया जाता है उस एरिया में, जो अब भी मतलब एकदम ख़त्म होने के कगार पे है। इसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़। तो देखिए यहाँ से आपका बोर्ड में और इवन आपके जो हाफिल एग्जाम्स प्रीलिम्स होंगे तो वहाँ भी आपका यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। और अब जो ये टॉपिक है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो पहली बात याद रखिएगा कि जो क्लासिफिकेशन है इन स्पीशीज़ का वो हम किस बेस पे करते हैं, तो वो हम कर रहे हैं IUCN के बेसिस पे, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन रिसोर्सेज। अब आते हैं, सबसे पहले जानेंगे नॉर्मल स्पीशीज़ के बारे में। देखिए ये वो स्पीशीज़ हैं जिनके लिए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉपुलेशन वाइज ये काफ़ी हैं और एकदम नॉर्मल हम इन्हें कंसिडर कर सकते हैं, इनके सर्वाइवल को कोई खतरा नहीं है। जैसे कि कैटल, साल का पेड़, पाइन का पेड़, और साथ ही एनिमल्स में रोडेंट्स यानी चूहे। इसके बाद आते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़। देखिए इंडेंजर्ड स्पीशीज़ नाम से आप समझिए इंडेंजर्ड, यानी उनकी लाइफ कहीं ना कहीं डेंजर में है। और ये 2-3 साल हम समझ सकते हैं कि दीज आर स्पीशीज़ विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी ये वो स्पीशीज़ हैं अगर हमने इन पे ध्यान नहीं दिया तो ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट यानी ख़त्म होने की कगार पे हैं। सर्वाइवल ऑफ सच स्पीशीज़ इज़ डिफ़िकल्ट। इनका जो सर्वाइवल है, इनका जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है दिन पे दिन, क्योंकि इतने नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन दिन पे दिन कम होती जा रही है। और इनके एग्जाम्पल्स हैं ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस,
इंडियन राइनो लायन। तो इनको अगर हमने प्रोटेक्ट नहीं किया तो 2-3 साल में हो सकता है कि ये हमें देखने को ना मिले और ये एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आ जाए। नेक्स्ट आते हैं हम वल्नरेबल स्पीशीज़। तो वल्नरेबल स्पीशीज़ 5 to 6 ईयर्स तक ले लीजिए। तो वल्नरेबल स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन भी दिन पर दिन कम होती जा रही है, इनका भविष्य भी डेंजर में है। अगर हमने इन पे ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि कुछ साल बाद ये वल्नरेबल में ना आके ये आपकी आ जाए इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरीज में, यानी सिर्फ 2-3 साल जीने की कैटेगरीज में। इनके एग्जांपल्स हैं ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन एक्सेट्रा। इसके बाद हम जानेंगे रेयर स्पीशीज़ के बारे में। देखिए रेयर स्पीशीज़ अप्रॉक्स 10 to 12 ईयर्स आप लगा लीजिए। तो रेयर स्पीशीज़ जो होती हैं ये स्पीशीज़ वो हैं जिनकी स्मॉल पॉपुलेशन है और मे मूव इनटू द इंडेंजर, और दिन पे दिन इनकी पॉपुलेशन भी कम होती जा रही है नेगेटिव फैक्टर्स की वजह से। अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है कुछ साल बाद ये आपको रेयर स्पीशीज़ की कैटेगरी में नज़र नहीं आएंगे, बल्कि आपको ये नज़र आएंगे इंडेंजर्ड और वल्नरेबल की कैटेगरी में, यानी 2 या 3 साल में या फिर 5 से 6 साल में ये खत्म हो जाएंगे। इनके एग्जांपल्स हैं ब्राउन बेयर, वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्पीशीज़ पे। तो ये है हमारी एंडेमिक स्पीशीज़। देखिए एंडेमिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हैं जो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में आइसोलेटेड फॉर्म में पाई जाती हैं, यानी बहुत ही लिमिटेड प्लेस में पाई जाती हैं और इनकी पॉपुलेशन भी कम है। ये ऐसा नहीं कि हर जगह पाए जाते हैं। जैसे कैटल्स की बात करें, चूहों की बात करें, तो वो हर जगह पाए जाते हैं, पर एंडेमिक स्पीशीज़ सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में ही पाई जाती हैं। इनके एग्जांपल्स हैं अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो मैंने पिक्चर आपको यहाँ पे दी है ये निकोबार पिजन की है। अब हम जानेंगे एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ में वो स्पीशीज़ आती हैं जो पहले थी, पर दिन पे दिन जब उन पे ध्यान नहीं दिया गया तो उनकी पॉपुलेशन दिन पे दिन कम होती गई और एक ऐसा दिन आया कि वो ख़त्म ही हो गई। तो आज वो आपको देखने को नहीं मिलती। तो ऐसे जो एग्जांपल्स हैं वो है एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक, जिसकी पिक्चर यहाँ पे दी गई है। अब हम जानेंगे रीजंस फॉर डिप्लीटेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो ये जो स्पीशीज़ वाला टॉपिक था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क और लॉन्ग मार्कर में आपसे पूछा जाएगा, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम जानेंगे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से डिप्लीटेशन होता गया है फॉरेस्ट एरियाज़ का। तो पहली बात कि देखिए ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पे हमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं और इसी वजह से जैसे कि क्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का यूज़ करते हैं। जैसे वुड है, बार्क, स्लीव्स, रबर, मेडिसिन, डाइज। डाइज मतलब जो हम कपड़ों को रंगते हैं ना, तो इस तरह का जो डाइज होते हैं, जो कलर होते हैं, वो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्योर, खाद एक्सेट्रा और भी सारी चीज़ें हैं जो हमें जंगलों से मिलती हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट है वो वाइल्ड लाइफ है वो हम ही एक तरह से उनको डिप्लीट कर रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। ग्रेटेस्ट डैमेज देखें इंडियन फॉरेस्ट का, तो ये हुआ था कॉलोनियल पीरियड में। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन बनता है और पूछा भी जा सकता है कि ब्रिटिश टाइम पे यानी कॉलोनियल पीरियड में किस तरह से जो है जंगलों का विनाश हुआ। तो आप लिखोगे कि उस टाइम एक्सपेंशन हुआ रेलवेज़ का और वुडन रेलवे लाइंस बनाई जाती थी, तो इस वजह से बहुत सारे जंगलों को काट दिया गया है। एग्रीकल्चर, कमर्शियल और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री हुई, माइनिंग एक्टिविटीज़ हुई, जिसकी वजह से जंगलों को काटा गया। इसके साथ ही इवन अगर इंडिपेंडेंस के बाद देखें तो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुआ, यानी एग्रीकल्चर करना था, और एग्रीकल्चर करने के लिए हमें जाहिर सी बात है कि ज़मीन की ज़रूरत होती है। तो ज़मीन की ज़रूरत है, तो जहाँ जंगल है तो जंगलों को काट दिया गया और वहाँ पे जो है खेती करना स्टार्ट किया गया। बहुत सारे जो ट्राइबल सोसाइटीज़ भी रहती हैं जंगलों में, वो करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी जिसे हम बोलते हैं झूम। ये आपने ग्रेड 9th में पढ़ा होगा अपना फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म जो चैप्टर था हिस्ट्री का। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। शिफ्ट इन द सेंस इसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ट्राइबल सोसाइटी के लोग एक जगह जाते हैं और जहाँ जंगल होते हैं पहले उसको कट करते हैं, यानी उस ज़मीन को साफ़ करते हैं। कट करना पॉसिबल नहीं होता तो उसमें आग लगा देते हैं और जब वो जंगल पूरा जल जाता है तो उसकी राख जो है मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं। कुछ साल वहाँ खेती करते हैं और फिर वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि फर्टिलिटी जो होती है सॉइल की कम हो जाती है। फिर नई जगह जैसे हो जाते हैं, फिर वहाँ पे भी जो पेड़ खड़े हैं जंगल में उन्हें फिर जला देते हैं, अगर काटना जल्दी से पॉसिबल नहीं हो पाता इस वजह से, और फिर ये प्रोसेस वो रिपीट करते हैं। तो इसी को बोलते हैं स्लैश एंड बर्न या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में इसे हम झूमिंग भी बोलते हैं। तो जगह जगह इसका जो नाम है वो डिफरेंट है। अब हम आते हैं लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, यानी जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं, डैम्स कंस्ट्रक्शन होते हैं,
रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, उनके वजह से भी काफ़ी हिस्सा जो होता है फॉरेस्ट का वो क्लियर किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, सिंस 1951 से देखें तो ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट एरिया है उसे क्लियर कर दिया गया रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए। अब हम जानेंगे क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यू विद प्रोजेक्ट्स लाइक द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। तो क्लियरिंग फॉरेस्ट जो है वो अभी भी कंटिन्यू है, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश में, जिसके वजह से 40,000 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म हुआ। इसके साथ ही माइनिंग जो है अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन के। जो जंगल एकदम डिफॉरेस्ट हो रहे हैं, पेड़ों का इतना तादाद में काटा जाना, तो माइनिंग भी उसका रीज़न है। इसके साथ ही द बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है वेस्ट बंगाल में, वो सीरियसली थ्रेटेंड है, मतलब उसको बहुत खतरा है क्योंकि वहाँ पे डोलोमाइट माइनिंग है हो रही है। इसके अलावा डिस्टर्ब हुआ है नेचुरल हैबिटेट जो है मैनी स्पीशीज़ का, और ब्लॉक किया गया है माइग्रेशन रूट ऑफ सेवरल अदर्स इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन एलिफेंट। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ है, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लोटेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हुआ है, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स जो हैं वो अदर फैक्टर्स हैं जिसके वजह से जो इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है दिन पे दिन कम होती जा रही है। अब हम जानेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, जो कि अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि जब हमने डेंजर के बारे में जान लिया कि क्या क्या खतरा है, तो आप उसको प्रोटेक्ट कैसे कैसे करेंगे, यानी कंजर्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात कि 1960 और 1970s में जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने स्टार्ट किया कि किस तरह से हम कंजर्व करेंगे अपने वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को। तो नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम चलाया गया। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इम्प्लीमेंट हुआ था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, क्योंकि जब आपसे कंजर्वेशन के पॉइंट्स पूछे जाएंगे तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो जब इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्ट हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ 1972 में, तो वेरियस प्रोविजंस जो थे प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स को वो यहाँ पे डाले गए। ऑल इंडिया लिस्ट बनाई गई प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ की, किस किस को प्रोटेक्ट करना है, और उनको पब्लिश भी किया गया। साथ ही इस प्रोग्राम का जो थ्रस्ट था, मतलब ऑब्जेक्टिव था, वो था टूवर्ड्स की प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंडेंजर स्पीशीज़। जो इंडेंजर स्पीशीज़ मतलब जो बची हुई हैं एटलीस्ट उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, बैन करेंगे हंटिंग को, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट, इसके साथ ही लीगल प्रोटेक्शन राइट्स दिए जाएंगे इनके हैबिटेट्स को, और रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, यानी वाइल्ड लाइफ का किसी भी तरह से आप ट्रेड नहीं कर सकते, उनको मार के उनकी स्किन को नहीं बेच सकते। तो ये चीज़ें। इसके बाद देखिए सेंट्रल और मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने इस्टेब्लिश किए नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, और जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके साथ ही अनाउंस किया कि सेवरल प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने अनाउंस किए फॉर स्पेसिफिक एनिमल्स को बचाने के लिए, जैसे कि इंक्लूडिंग टाइगर, द वन हॉर्न राइनोसोरस एंड द कश्मीर स्टैग और हांगुल जिसे बोलते हैं, 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड द घड़ियाल, द एशियाटिक लायन और अदर्स। इस तरह के एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाए गए। मोस्ट रिसेंटली देखें तो इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बग जिसे चिनकारा बोलते हैं हिंदी में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे हम गौदवान कहते हैं, एंड द स्नो लेपर्ड हैव बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन। इन्हें फुल और कहीं ना कहीं मतलब जहाँ तक हो सके लीगल प्रोटेक्शन दी गई है ताकि कोई इनकी हंटिंग ना कर सके और ट्रेड ना कर सके थ्रू आउट द इंडिया। इसके बाद देखिए हम डिटेल में जानेंगे प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट टाइगर, स्पेशली 1 मार्क में पूछने आ जाता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स में से है वर्ल्ड के, जो लॉन्च हुआ था 1973 में। इनिशियली अगर देखा जाए तो ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। टाइगर पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे 4002 से लेके इन 1985 से में देखें और 4334 1989 में इंक्रीज़ हुई। बट इन 1993 में देखें तो जो पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर थी, जो प्रिजर्विंग बायोटाइप्स ऑफ सीजेबल मैग्नीट्यूड, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में लोकेटेड है, सुंदरबंस नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन असम एंड पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला आर सम ऑफ द टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। तो इनके नाम आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो ये कुछ फेमस टाइगर रिजर्व्स हैं जो इंडिया में लोकेटेड हैं।
इसके बाद आते हैं हम इंसेक्ट्स के बारे में देखेंगे। तो देखिए इंसेक्ट्स भी जो है हमारे वाइल्ड लाइफ का ही हिस्सा है। तो नोटिफिकेशन जो वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 और 1986 के हिसाब से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें सेवरल हंड्रेड जो बटरफ्लाइज हैं, मॉथ्स हैं, बीटल्स हैं और वन ड्रैगन फ्लाई, इनको ऐड किया गया है प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ के लिस्ट में, यानी इनको प्रोटेक्ट करना है। अदरवाइज आप देखो पहले के ज़माने में बहुत पहले के टाइम पे बहुत बटरफ्लाइज वगैरह दिखती थी, पर आज के टाइम पे वो दिखती नहीं। इन 1991 में देखें तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये रिकॉग्नाइज किया गया कि जो प्लांट्स हैं उन्हें भी ऐड किया गया इस लिस्ट में, स्टार्टिंग विथ 6 स्पीशीज़। तो जो 6 स्पीशीज़ हैं उनको भी यहाँ पे ऐड किया गया। इसके बाद आते हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो अब हम जानेंगे कितने तरह के टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं। तो पहला है रिजर्व फॉरेस्ट। अगर हम इंडिया का मोर देन हाफ कर देना टोटल फॉरेस्ट में से, तो हाफ कम से कम रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। रिजर्व फॉरेस्ट में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ें पाई जाती हैं। इसके बाद आते हैं सेकंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो ये 1/3 है टोटल फॉरेस्ट एरिया, हम कितना भी ले लें, मतलब जितना टोटल फॉरेस्ट एरिया उसका 1/3 ले लें, क्योंकि हाफ तो आपका रिजर्व में हो गया। अब जो 1/3 है वो प्रोटेक्टेड में आता है, जिसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किया है। और ये जो फॉरेस्ट लैंड है ये प्रोटेक्ट किया जाता है, किसी भी तरह के डिप्लेटेशन यहाँ पे ना हो। थर्ड टाइप की कैटेगरी है अनक्लास फॉरेस्ट की। ये वो फॉरेस्ट हैं और ये वो वेस्ट लैंड्स हैं जो बिलोंग करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ को। तो यहाँ पे गवर्नमेंट, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ जो हैं वो इस लैंड का, इस फॉरेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि क्या परसेंटेज में कितने स्टेट्स में जो है जंगल हैं। तो मध्य प्रदेश स्टेट में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया में जो है परमानेंट फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कम से कम 75% जो इसका टोटल फॉरेस्ट एरिया है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, यहाँ पे लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट पाए जाते हैं। टोटल फॉरेस्ट एरिया वेयर एज बिहार देखें, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान हैव अ बल्क ऑफ अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो यहाँ पे बता दिया गया है आपको कि जम्मू कश्मीर, आंध्रा में यहाँ पे इस तरफ आपको रिजर्व फॉरेस्ट काफ़ी मिलेंगे, और इसके अलावा जो बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल का एरिया है वहाँ पे आपको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मिलेंगे। थर्ड जो है ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप जाओ और जो पार्ट्स हैं गुजरात के, वहाँ आपको हाई परसेंटेज जो है अनक्लास फॉरेस्ट मिलेंगे, जो कि मैनेज किए जाते हैं लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा। यानी लोकल कम्युनिटीज़ में आप ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी समझ सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। देखिए गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से काफ़ी काम किया इन जंगलों को बचाने के लिए, पर जब तक है ना एक एज अ सिटीज़न आप अपना रोल प्ले नहीं करते कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, तब तक कंजर्वेशन पॉसिबल नहीं है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व देखिए राजस्थान, विलेजर्स यहाँ पे खुद अड़े रहे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाना चाहिए। मैनी एरियाज़ में देखिए जो विलेजर्स हैं उन्होंने खुद प्रोटेक्ट किए हैं हैबिटेट्स और रिजेक्ट किया है गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट। इसके साथ ही द इनहैबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट, यानी 5 गाँव के जो लोग हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में, उन्होंने डिक्लेयर किया कि 1200 जो हेक्टर्स है फॉरेस्ट का, उसको मतलब उसको अनाउंस किया गया कि वो भैरवदेव डाकव सेंचुरी के नाम से उन्होंने डिक्लेयर किया। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशंस वहाँ पे रखे। इसके अकॉर्डिंग कोई भी वहाँ हंटिंग नहीं कर सकता है, और साथ ही प्रोटेक्शन किया जाता है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का अगेंस्ट एनी आउटसाइड इंक्रोचमेंट्स, यानी किसी भी तरह की बाहरी किसी भी तरह की जो गतिविधियां हैं उनसे इस जंगल को रोका जाता है। तो देखिए यहाँ पे कम्युनिटी मतलब गांव के लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया। अब हम जानेंगे सैक्रेड ग्रोव्स, यानी जो पेड़ पौधे हैं, बगीचे हैं, अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स। तो सैक्रेड देखिए धार्मिक रूप से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट नेचर है हमारा, जिससे पूजा पाठ की जाती है जिनकी। तो नेचर वर्शिप जो है एक एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ है, क्योंकि माना जाता है कि नेचर की पूजा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि नेचर ने ही हमें जीवन दिया है। तो इसी बिलीफ के अकॉर्डिंग बहुत सारे जो फॉरेस्ट हैं, वर्जिन फॉरेस्ट हैं, एक तरह के सैक्रेड ग्रुप्स की तरह उनको माना जाता है, गॉड गॉडेसेस की तरह इन जंगलों को, और इनकी पूजा की जाती है। तो किसी तरह से इनको काटा नहीं जाता। तो ये भी एक तरह से एक कह सकता हूँ एक थिंकिंग, एक सोच है जिसके द्वारा कहीं ना कहीं हम फॉरेस्ट को, अपने नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ में। तो मुंडास और संथाल के बारे में आपने पढ़ा होगा, छोटा नागपुर रीजन के। तो ये पूजा करते हैं महुआ एंड कदम्बा ट्रीज़ की। साथ ही जो ट्राइबल्स हैं ओडिशा एंड बिहार के, वो टैमरेंड यानी इमली के पेड़ की पूजा करते हैं, मैंगो के पेड़ की पूजा करते हैं, इनकी पूजा करते हैं ड्यूरिंग वेडिंग्स। टू मैनी ऑफ अस, इसके साथ ही हम भी पीपल और जो बरगद का पेड़ होता है उनको एकदम धार्मिक
तरह से समझ के उनकी पूजा पाठ करते हैं, अलग अलग तीर्थ, अलग अलग व्रत और पूजा में। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं चिपको मूवमेंट के बारे में। देखिए चिपको मूवमेंट जो है वो फेमस एक मूवमेंट है जिसने नेचर को बचाया, और ये हिमालयाज़ में स्पेशली उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया था डॉक्टर सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा और गौरा देवी के द्वारा। तो इसमें इकोलॉजिकली अगर देखें, जो फार्मर्स थे ना, उन्होंने एक तरह से पेड़ों को गले लगाया। जब कहा जाता है ना कि जब कि किस तरह से जब कुल्हाड़ी ले लेके लोग आने लगे उन्हें काटने, तो इन्होंने एक तरह से उनको हग कर लिया पेड़ों को, उससे चिपक गए पेड़ों से कि पहले हमें काटो फिर पेड़ों को काटो। तो ये एक चीज़ बताने की थी कि किस तरह से जो पेड़ होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ ही फार्मर्स हो, जो सिटीजन्स हैं, ग्रुप्स लाइक बीच बचाओ आंदोलन, ए टहरी और नवदनिया, इन्हें तो काफ़ी शो किया है इस तरह के प्रोग्राम से कि जो डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन किया गया विदाउट यूज़ किसी तरह के सिंथेटिक केमिकल्स को यूज़ ना करते हुए। तो ये पॉसिबल है कि बिना केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के भी आप अच्छे से क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है ये है JFM। इन इंडिया अगर देखें तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक प्रोग्राम है जो फर्निश करता है, गुड एग्जांपल है इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज़, यानी जो लोकल कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनको इन्वॉल्व करना किस काम में, ताकि वो डिग्रेडेड ना करें फॉरेस्ट को और फिर से रीस्टोर कर सकें, यानी जंगलों को फिर से एक तरह से आबाद कर सकें। तो ये जो प्रोग्राम है इसको फॉर्मली एग्जिस्टेंस हुआ था सिंस 1988 में, और व्हेन द स्टेट ऑफ ओडिशा पास द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और सबसे पहला जो भारत का स्टेट था वो ओडिशा, जिसने पहला रेजोल्यूशन पास किया किसको ज्वाइन करने के लिए, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को। तो अकॉर्डिंग आप देख लीजिए JFM में क्या है। तो JFM जो है डिपेंड्स करता है फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज इंस्टीट्यूशन, यानी लोकल विलेज इंस्टीट्यूशंस को बनाता है, अंडरटेक करता है प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट, और साथ ही ये भी बताता है किस तरह से जो जंगल जो है जो बर्बाद हो चुके हैं एक तरह से, जिन पेड़ पौधे जो काटे गए हैं तो उनको फिर से दोबारा कैसे रिस्टोर किया जा सके। और ये किसके द्वारा किया जाता है, पूरा काम जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा संभाला जाता है, पर इसमें लोकल लोग जो होते हैं ना, जो वहाँ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है इस चीज़ में। इसके बदले में जो मेम्बर्स होते हैं कम्युनिटीज़ के, वो हकदार होते हैं कि वहाँ के जो भी बेनिफिट्स हैं, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस हैं, उनको वो यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही जो टिम्बर हार्वेस्टेड है, यानी जो भी पेड़ हैं उनको फिर से हार्वेस्ट किया जा सके सक्सेसफुल प्रोटेक्शन, यानी सक्सेसफुल प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके, यानी किसी तरह से उनको काटा ना जा सके। कोई अगर काटने आए तो उनको, क्योंकि देखिए फॉरेस्ट के लोग बाद में पहुंचेंगे डिपार्टमेंट के, पर जो लोकल लोग वहाँ रहते हैं उन्हें पहले पता होता है कि कौन पेड़ों को काटने आने वाला है या फिर कौन हंटिंग कर रहा है वहाँ पे, तो वो तुरंत उनको रोक सकते हैं। तो इस तरीके से लोकल लोगों का सहयोग लेके कहीं ना कहीं JFM काफ़ी हद तक आप कह सकते हो कि इस चीज़ को हेल्प करने में, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।